और आज का मैंने कर्टन रेज़र नहीं दिया था, जिसमें मैंने कोई ज़िक्र नहीं किया था कि आज मैं क्या तकरीर करूँगा। लेकिन हुआ यूँ कि कुछ भी चीज़ ज़्यादा सी तैयार नहीं होती मेरे पास। जैसे ही आता हूँ आपके साथ मुखातिब हो जाता हूँ और थोड़ा बहुत तबादला ख़यालात होता है और किसी न किसी चीज़ को लेके गुफ्तगू शुरू हो जाती है। फिर सिलसिला अपने आप एक्सटेम्परी बोलने का, इम्प्रॉम्प्टू बोलने का शुरू हो जाता है। कुछ एक चीज़ें दो चार नोट ज़रूर कर लेता हूँ जो आपको अच्छी लगें, आप सुने और साझा करें। आज मैं गोल्फ़ खेलने के बाद जब आया तो अक्सर मैं अपने बैकयार्ड में जाता हूँ, जहाँ हमारी छोटी मोटी सब्जियाँ लगी हुई हैं। घिया आजकल बहुत लगी हुई है और एक वहाँ चिड़िया ने अंडे दे रखे हैं और उसको हम बहुत कम डिस्टर्ब करते हैं जाके। लेकिन आज जैसे ही दबे पाँव में उधर गया तो हमने कोई साल डेढ़ साल पहले एक आम का पौधा लगाया था और वो माशाल्लाह भी 4-1 फुट का हो गया और उस पे 2 लगी हुई थी। और काफ़ी दिन से मैं देख रहा था, उसमें एक अम्बी जो है वो टूट के नीचे गिरी हुई थी। वो मैंने उठाई और बहादुर को दी कि भैया इसकी चटनी खाएंगे हम लोग। और वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ कि आज क्यों ना आम पे बात की जाए। ख़ास पे तो रोज़ ही करते हैं, आम पे बात की जाए। और आम फलों का राजा कहते हैं। आम की 1500 वैरायटीज़ हैं और जिसमें से 1000 वैरायटीज़ जो है वो खाली अपने हिंदुस्तान में पैदा होती हैं। आप लोग कहेंगे कि आम का, अगर मैं पूछूं तो आप कहेंगे, मैं कहूं कि आम का टेस्ट कैसा होता है, तो आप मीठा कहेंगे, जाहिर है। शीरी कहेंगे, उर्दू में शीरी कहते हैं मीठे को। लेकिन आम का जो टेस्ट होता है, वो स्वाद जो होता है, वो तुर्श होता है। तुर्श में थोड़ा सा खट्टापन होता है जो मिठास के साथ जुड़ के और आम को वो बनाता है जो आम है। और आम होते हुए भी कितना ख़ास है। अक्सर लोग बाग जिनको कोई बहुत ज़्यादा जिसको हम लोग अपने आपस की भाषा में टौर कहते हैं, जिसको टौर अख्तियार नहीं होती है, हासिल नहीं होती है, वो यहाँ तक भी कह डालते हैं कि साहब हम तो मैंगो मैन हैं, आम आदमी हैं। आम के साथ वो जोड़ दिया करते हैं। और मुझे आम से लेके से मतलब जितनी भी बातें हैं, उसमें बहुत सी बातें बहुत से लोगों की याद आती हैं। जो मिर्ज़ा गालिब के बारे में कहते हैं, उनको आम का बड़ा शौक़ था। आज की इस तकरीर में आपको मैं बाद में बहुत अच्छी अच्छी नज़में और बड़े अच्छे अच्छे अशार आम को लेके सुनाऊंगा। होल्ड योर ब्रेथ और मेरे साथ रहिए। गालिब और ज़ौक़ भी एक पोइट हुए हैं, दिल्ली में ही रहा करते थे। गालिब और ज़ौक़ की आपस में थोड़ी सी कशीदगी चलती रहती थी, क्योंकि ज़ौक़ जो थे वो पोइट लॉरिएट थे बादशाह के दरबार में, और गालिब जो है वो फक्कड़ गलियों के शहर के शायर हुआ करते थे। लेकिन बेहतर शायर हमेशा गालिब ही कहलाए, हालांकि ज़ौक़ जो है वो पोइट लॉरिएट थे दरबार में। तो कहते हैं एक बार वहाँ से जैसे ही आपस में इनकी नोक झोंक चलती रहती थी, एक बार कहते हैं गालिब ने उसको ज़ौक़ को छेड़ भी दिया था कि हुआ है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, कि शाह का मुसाहिब बन के मुँह लगता है उसके और इसीलिए इतराता फिरता है नई दिल्ली में। तो बादशाह ने को शिकायत कर दी ज़ौक़ ने कि ऐसे ऐसे गालिब आपके बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल करता है। और गालिब को बुला भेजा बादशाह ने, और कहते हैं दरबार में जब गालिब हाज़िर हुए तो वो कहते हैं कि ज़ौक़ ने कहा कि आपने ये कहा था उस दिन कि हुआ है शाह का मुसाहिब। शाह कहते हैं शाह को, सा खाली सा वर्ड आया करता है उर्दू में। हुआ है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, कि आपने ऐसा कहा था कि बादशाह के मुँह लगता फिरता है, इसलिए शायद इतराता फिरता है। तो गालिब कहते हैं कि हाँ मैंने कहा था, इन्होंने दूसरा मिसरा तो सुना ही नहीं। और मेरा दूसरा मिसरा क्या था, बादशाह ने पूछा। तो गालिब ने कहा कि हाँ मैंने ये कहा था कि हुआ है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता,
वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। यानी अपने ऊपर ले लिया कि हुआ है शाह का मुहासिब, यानी मैं हुआ हूँ, गालिब हुआ है शाह का मुहासिब, फिर है इतराता, इसीलिए शहर में इतराता फिरता है। वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है कि बादशाह का प्रताप है, उनकी ब्लेसिंग है, तभी मैं इतना जो है वो शहर में इतराता फिरता हूँ। तो एक बार कहते हैं इसी तरह से आम खा रहे थे गालिब और ज़ौक़ वहाँ से गुज़रे, तो ज़ौक़ ने भी छीटा कशी कहते हैं करने की कोशिश की और उन्होंने एक फ़िक्रा कस दिया जाते जाते कि आम तो गधे भी नहीं खाते। और गालिब भी कहाँ चुकने वाले थे, गालिब ने भी झट से कहा आम गधे ही तो नहीं खाते। सो ये इस तरह की नोक झोंक जो है वो बहुत से शायरों के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। हमें बचपन से जो है वो हमारा, चूँकि मेरी सबसे बड़ी जो बहन है मुझसे 7-8 साल बड़ी हैं और वो यूपी में शामली में शादीशुदा थी, हमारा अक्सर वहाँ आना जाना हुआ करता था। और आम के वहाँ बाग भी, हमारे अंटे में भी एक आम का बाग होता था, लेकिन वो देसी आम थे। हम लोग कभी गुलेल गुलाल ले जाके, महेंद्र एक नाई का होता था, वो उस पर प्रोजेक्टाइल शूट करता था, उसी की गर्दन में कई बार सिर पे आके वो कंकर लग जाया करता था। एंड वी यूज्ड टू हैव इनफ फन, बट येस वंस इन अ वाइल वी वुड पिक अप वो आधी कच्ची सी जो अम्बियाँ हुआ करती थी, उनको नमक लगाने के बाद जो है ना वो अच्छा टेस्ट भी बहुत अच्छा आया करता था। और कभी कभार जैसे बाग की अम्बियाँ पक जाया करती थी तो जो जिसने बाग ले रखा होता था वो महिला टोकरी में रख के सारे गांव में घूमा करती थी और अनाज के बराबर तोल के अम्बियाँ जो है वो दी जाया करती थी। उसको ठंडे पानी में डाल के ठंडा करते थे, कई बार तो नहीं भी करते थे, सीधा ही चूसना शुरू कर देते थे। बहरहाल जब हम शामली में आना जाना हमारा शुरू हुआ बहन जी की शादी के बाद, तो वहाँ आम के बहुत बड़े बड़े बाग, उनके 20-25 एकड़ में बाग थे, अब तो कट गए काफ़ी, लेकिन वहाँ जो हमने आम की बहार देखी, वहाँ जो आम का हमने रुतबा देखा, यूपी में हर तरह का आम, हर तरह का आम, उनका दशहरी का बाग था। और हम लोग उसमें मैं ये तो नहीं कहूँगा पेट फूट जाया करता था, लेकिन हाँ भर जाया करता था आम खा खा के। और शामली वगैरह में तो एक और हालत ये हुआ करती थी कि जो भी उन दिनों में सावन के महीने में दावतें होती थी, वहाँ एक दूसरे परिवार को बुलाया करते थे, तो दावतों में दूध और मिल्क शेक और आम, पहले आम बाल्टियों में आता था, आप आम चूसी और फिर मिल्क शेक में रूह अफ़ज़ा डाल के ठंडा करके, ये दावत हुआ करती थी। और बड़ी हमने इस तरह की दावतें जो है वो शामली में बहन जी के पास लूटी हैं। हुआ ये कि एक बार उसको आम को खाने का भी आपको मालूम है, लोग बाग तो ये कहते हैं कि आप बाथरूम में ही बैठ के खाएं तो ज़्यादा अच्छा है आम, क्योंकि आम का खाने का तो मज़ा उसी तरह से है। और जब तक आप दोनों हाथों में उसको पकड़ के और चूसने वाला हो तो चूस के, और बर्गर की तरह से होल्ड करके जैसे होता है। सो इट्स ऑलवेज really very good to be eating mangoes without any manners involved in it, and the more rustic way you eat mangoes and partake of them, the better it is for your savoring the taste. हम लोग, मुझे याद है मैंने उस पर एक मेडल भी लिखा था, हम लोग एक बार लंदन जा रहे थे 1992 में, तो मॉस्को से हमारी फ़्लाइट लंदन के लिए उड़ी और मैं और कौमदी थे। तो एक गोरा लड़का जो है वो आया और मेरी विंडो सीट, चूँकि मैं उस पर बैठा था लेकिन वो सीट उसकी थी, उसने मुझे कहा कि आई एम इन देयर, और मैंने कहा कि आई वांट टू सिट हियर, कैन यू ऑब्लाइज, कहते नो यू टू मूव अवे। मैंने छोड़ दिया कि मैंने कहा जा भैया तू बैठ जा। सो मैं बीच में हो गया, वो विंडो सीट पे हो गया, कॉमेडी राइट साइड में हो गई। हुआ ये कि उस ज़माने में आज भी खैर सर्व करते हैं, एरोफ्लोट की फ़्लाइट थी, उसमें चूँकि ज़्यादातर इंडियंस होते थे, दिल्ली से मॉस्को और मॉस्को से लंदन ऐसे जाती थी, तो वो सर्व करते थे मैंगोस। और लंच में ब्रेकफास्ट में मैंगो सर्व करते थे। अब मैंगो उसमें रखा है पूरा साबुत, और छुरी कांटे रखे हैं प्लास्टिक के।
अब उसको खाए कैसे, ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी गोरे के लिए। हमें तो पता था कैसे खाना है, तो मैंने आई नज्ड कॉमेडी एंड सेड यू डोंट ईट, अभी नहीं देखते, इसको देखते कैसे खाएगा, सिंस इसने हमें हमारी सीट ले ली। सीट तो उसी की थी खैर। उसने क्या किया भाई ने, छुरी काटा लिया, आम को बीच में प्लेट में रखा, उसमें काटने की छुरी से कोशिश की, उसका छिलका नहीं कटा। देन ही पियर्स्ड विद फोक, और एक पिचकारी जो है उसके मुंह पे आके लगी। एंड उसके बाद फिर थोड़ी सी और कशमकश उसने की, और उसने अल्टीमेटली वो आम खाना छोड़ दिया। उसने नहीं खाया, एक तरफ रख दिया। हम लोगों ने क्या किया, हमने फिर साथ के साथ अपना उठाया, मुंह से उसका वो थोड़ा जिससे पेचुआ लगा होता है थोड़ा सा, और उसको साइड में रख के एंड वी जस्ट सक्ड इट एंड एंजॉयड द डेलिकेसी। वो मुझे याद है वो हादसा, और वो गोरा जो है हमारी तरफ बड़ी कौतूहल भरी आंखों से देखता रहा, और शायद पछताता भी रहा होगा कि मैंने इनको सीट नहीं ऑफ़र की और इन्होंने मुझे आम खाना भी नहीं सिखाया। आम के कितनी ही चीज़ें आप आम का जो है वो देखिए कि आम रस पीजिए, अमरस कहते हैं, आम पन्ना कहते हैं, सो मेनी थिंग्स। मैंगो शेक वगैरह तो आजकल की जब से मिक्सियाँ आई हैं तब से बनने लगे हैं, बट एज ओल्ड डेलिकेसीज इन्वॉल्विंग मैंगोज। आपके अचार को देख लीजिए, आपके चटनी और इनको देख लीजिए, और जब सूख जाएगा तो अमचूर बन जाएगा। न जाने क्या क्या इसमें इतनी क्वालिटीज़ जो है वो राम जी ने भरी हैं कि आम ना रह के बड़ा ख़ास हो जाता है। और जैसा मैंने कहा, एक बार हम उसी ट्रिप में जब लंदन में थे तो ब्रिक लेन नाम की एक जगह है, वहाँ एक सब्ज़ी वाले की दुकान थी, वो पाकिस्तानी था, और इतने बड़े बड़े चौसा हम लोग आम लेके आए थे। सीज़न यही था आजकल का, और वो चौसा, पाकिस्तान का चौसा भी हमारे चौसा के मुकाबले का, ये हमारे सब कॉन्टिनेंट को ये कुछ बख्शिश है, इसकी कोई ब्लेसिंग्स हैं हमें, कि हमारे ऊपर ईश्वर की मेहरबानी है कि हमें जो है वो आम जैसा फ्रूट जो है वो हमारे पास होता है, हमारे यहाँ होता है। और आम एक ही नहीं होता, वेराइटीज़ ऑफ मैंगोज आर देयर, वेरी मैनी वेराइटीज़ इफ़ आई काउंट। मुझे तो इतने ज़्यादा नाम नहीं आते हैं, बट हाँ, लंगड़े किससे शुरू होके आप कलमी और दशहरी और चौसा, और एक वो होता है चोंच वाला जो तोता परी, और मालदा, ये इतने सारे, ये तो मुझे थोड़े से ही नाम याद हैं, ज़्यादा नहीं। एक और आम आया करता है जो सबसे लास्ट में जब ख़त्म हो जाता है अगस्त के बाद, क्लोज टू सितंबर, वो इतना बड़ा आम होता है और उसको गधा आम बोलते हैं। हम लोग तो गधा आम बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाट यू गाइस कॉल इट, बट वो ऑलमोस्ट इनसिपिड, टेस्टलेस सा हुआ करता है, बहुत ही हरे रंग का। तो कहने वाले जो ख़ास तौर पे आम के शौकीन लोग हैं, वो तो ये कहते हैं कि जब आप तोता परी से शुरू करते हैं और गधा आम जब तक नहीं खा लेते हैं तो आम की पूरी जो यात्रा है वो आपकी पूरी नहीं होती है। लेट मी सी ऑल हु हैव जॉइंड। प्रोफेसर रविंद्र कुमार गुप्ता, हेलो। नीतू सिंह, कॉमेडी है। शकुंतला शकुन, शशि मणिकर्णिका, डॉक्टर अनीता, सुशील लांबा, सुभाष कपूर, साहिल वैद। ऑलराइट, सो आज मैंगो गाथा जैसे चल रही है आम की कहानी, और आजकल की भी दावतों में, जैसे हमारे यहाँ पंचकुला में नज़दीक ही, हमारे घर से करीब 8-10 किलोमीटर पे पिंजौर गार्डन्स हैं। पिंजौर गार्डन्स में मेला लगता है आम के दिनों का, और दिनों में, और मैंगो मेला कहलाता है। उसमें बहुत सी वैरायटीज़ जो है वो मैंगो की, और जो मैंगो के शौकीन लोग हैं वो वहाँ अक्सर जाते हैं, और इट्स ए गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड मेला,
और उसमें बड़ा मज़ा रहता है। चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, ट्राई सिटी के जितने भी लोग हैं शौकीन, वो अक्सर उस मेले में जाया करते हैं। और द फॉलोइंग डे द न्यूज़पेपर्स दे कैरी वंडरफुल पिक्चर्स, वेरी टेम्पटिंग पिक्चर्स ऑफ मैंगोज़, यू नो, कट मैंगोज़ अलग से। और ये एक और वैरायटी थी जिसे मैं भूल गया, अक्सर हम लोगों को मुंबई में मिला करती, अल्फांसो। अल्फांसो जो है सीज़न के बाहर भी इधर उधर भी मिल जाता है। हम लोग जैसे अमेरिका में जाते हैं बच्चों के पास तो कॉस्को में, वहाँ कॉस्को एक स्टोर है जिसमें थोक में सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। वहाँ ऑल द ईयर राउंड यू गेट मैंगोज़, लेकिन उन मैंगोज़ का एक टिपिकल सा टेस्ट है। हमारे मैंगोज़ जैसा कोई मुकाबला उनका नहीं होता है, लेकिन फिर भी वहाँ रह के एक जो इच्छा होती है आम खाने की, वो आपकी बहरहाल ज़रूर पूरी हो जाया करती है। कुछ एक मैंने अशार, कुछ कतात और कुछ नज़में निकाली हैं जो आम के ऊपर हैं, और आपको मज़ा आएगा सुन के। एक शायर जो मधुमेह यानी शुगर की बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन आम का नशा छोड़ने को तैयार नहीं। कहते क्या हैं कि हमको शुगर है एक अरसे से, फिर भी हम हैं कि आम खाते हैं। हमको शुगर है एक अरसे से, फिर भी हम हैं कि आम खाते हैं। और ये देखिए कि कैफ़ी आज़मी ने भी क्या कहा है कि मस्त घटा मंडलाई हुई है, बाग पे मस्ती छाई हुई है, झूम रही है आम की शाखें, नींद सी जैसे आई हुई है। इट इज़ एज इफ इट इज़, यू नो, intoxicating. It is lulling you into some kind of a sleep and some kind of a trance when you are partaking of mangoes and you are done with it and you are savoring the taste in your mouth, and then you feel a kind of delirium or a drowsiness, you know, it world. एक हिंदी साहित्य में एक विधा है जिसे मुर्कियाँ कहते हैं। और मुर्कियाँ जो है वो ऐसी विधा है जिसमें शुरू में एक पहेली बोली जाती है, और उसका जो उत्तर है वो उसी पहेली मुर्कियों में ही निहित होता है। और उसकी बानगी एक मेरी पुलिस के ही डिपार्टमेंट के ऊपर मैं अक्सर कहा करता हूँ कि रूप दिखावत सरबस लूटे, फंदे में जो पड़े न छूटे, हिय में कटारी जिसके हुलिस, क्यों सखी सजन। अब यहाँ आके रुक जाती है। पहली यही है कि जो रूप दिखाता है और सर्वस लूटता है और जिसके हिया में कटारी होती है, हिया में कटारी जिसके हुलिस, क्यों सखी सजन। क्यों सखी, ये सजन है क्या? नहीं सखी पुलिस। हिया में कटारी जिसके हुलिस, क्यों सखी सजन, नहीं सखी पुलिस। ये विधा अमीर खुसरो के ज़माने से चलती आ रही है। और एक आजकल तो लोगों को शायद इसका पता भी नहीं होगा। जो बेस्ट ऑफ हिंदी टीचर्स हैं, मेरा उनसे कई बार इंटरेक्शन होता है, तो उनको भी नहीं मालूम कि मुर्कियाँ क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं। जो आम पे एक मुर्की है जिसके बारे में मैंने ये सारी भूमिका आपको बताई है, वो अमीर खुसरो की ही है। और वो कहते हैं कि बरसा बरस वो देश में आवे, बरसा बरस सालों साल में वो देश में आवे, मुँह से मुँह लगा रस प्यावे, मुँह से मुँह लगा रस प्यावे, वह खातिर में खर्चे दाम, वह खातिर में खर्चे दाम, ए सखी सजन नहीं सखी आम, ए सखी सजन नहीं सखी आम। और एक और सुनिए कि वो देश से आने वाले बता, क्या आम के ऊंचे पेड़ों पर, वो देश से आने वाले बता, क्या आम के ऊंचे पेड़ों पर अब भी वो पपीहे बोलते हैं, अब भी वो पपीहे बोलते हैं, शाखों की हरीदी पर्दों में नगमों के खजाने घोलते हैं, नगमों के खजाने घोलते हैं, सावन के रसीले गीतों में तालाब में अमरस घोलते हैं, वो देश से आने वाले बता। और एक और नज़म है बहुत ही प्यारी, सुनिए। एक जो लास्ट में सुनाऊंगा दैट इज़ क्लास, दैट इज़ अल्टीमेट, सागर खयामी की है, तब तक इंतज़ार करें। और ये है कि हो रहा है जिक्र पहम आम का, आ रहा है फिर से मौसम आम का, नज़्म लिख कर उसके इस्तकबाल में स्वागत में कर रहा हूँ खैर मकदम,
आम का, खैर मकदम स्वागत को कहते हैं, उनसे हम रखें ज़्यादा रब्त क्यों, वास्ता हम क्यों रखें उनसे रब्त, शौक जो रखते हैं कम कम आम का, हम उनसे दोस्ती क्यों रखें जिन्हें आम का शौक नहीं है। उनसे हम रखें ज़्यादा रब्त क्यों, शौक जो रखते हैं कम कम आम का, तब कहीं आता है मेरे दम में दम, तब कहीं आता है मेरे दम में दम, नाम जब लेता हूँ हमदम आम का, नाम जब लेता हूँ हमदम आम का, और शौक से पढ़ते हैं उसको खास व आम, शौक से पढ़ते हैं उसको खास व आम, जब कसीदा लिखते हैं हम आम का, जब कसीदा लिखते हैं हम आम का, क्या कहूँ असार की फहरिस्त में, नाम है सबसे मुकद्दस आम का, नाम है सबसे मुकद्दस आम का। और एक और बात ये देखिए कि नामा न कोई यार का पैगाम भेजिए, नामा न कोई यार का पैगाम भेजिए, इस फसल में जो भेजिए बस आम भेजिए। ये जो फसल है, जो क्रॉप हो रखी है, ये जो सीज़न है, सावन का महीना है, इस फसल में जो भेजिए बस आम भेजिए, ऐसा ज़रूर हो कि उन्हें रख के खा सकूं। ये देखिए शायर का मज़ा कि ऐसा ज़रूर हो कि उन्हें रख के खा सकूं, पुख्ता अगरचे 20 हों 10 खाम भेजिए। ये शायद आपको समझ में नहीं आएगा, पुख्ता अगर 10-20 हों, कि पके हुए अगर 10-20 आम हों तो 10 खाम यानी कच्चे भी भेज दीजिए ताकि मैं कुछ दिन तक खाता रहूं। ऐसा ज़रूर हो कि उन्हें रख के खा सकूं, पुख्ता अगरचे 20 हों 10 खाम भेजिए, मालूम ही है आपको बंदे का एड्रेस। ये अकबर इलाहाबादी की नज़्म है। मालूम ही है आपको बंदे का एड्रेस, सीधे इलाहाबाद मेरे नबाद मेरे नाम भेजिए। ऐसा ना हो कि आप ये लिखें जवाब में, ऐसा ना हो कि आप ये लिखें जवाब में, तामील होगी पहले मगर दाम दीजिए, तामील होगी पहले मगर दाम दीजिए। और इससे पहले कि मैं सागर खयामी की जो क्लासी नज़म है आम के ऊपर वो पढ़ूं, तो एक और मुझे उन ज़मानों का एक्सपीरियंस याद है जब गेहूं की फसल कट जाया करती थी और हमारे घर में दहलीज से लेके बाहर के कमरे तक और सारी जगह गेहूं भरा होता था। तो उस ज़माने में कच्चा आम जैसे आता था बाग से, तो हम लोग उस आम को अपने अपने ढेरों में, जो गेहूं का ढेर होता था, उसमें छुपा दिया करते थे। 2-3-4 कच्चे आम लिए और उसमें छुपा दिए और कम से कम 3 दिन तक वेट करना होता था। और 3 दिन बाद वो अच्छे पीले होके आम पक के जो है वो निकलते थे। उनका जो टेस्ट था आज भी जैसे ज़बान पे है और आज भी जैसे जहन पे है। वो हम लोग भाई बहन जो है वो एक दूसरे के ऊपर रेड भी किया करते थे कि शायद उसका यहाँ छुपा होगा। सो लंबे लंबे हाथ गेहूं के अंदर डाल के हम लोग एक दूसरे के आमों पे जो है वो रेड किया करते थे। बहुत ही खूबसूरत लगता था, बहुत ही अच्छा लगता था उस ज़माने में। और उस आम की जो 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 टेस्ट था वो अपने आप में इतना खुशगवार था और इतना महबूब था कि बहुत ही उम्दा जिसे कहते हैं। Yes, there are so many sayings on mangoes, आम के आम, गुठलियों के दाम और न जाने क्या क्या। असल में मुझे ये कौमुदी के बताने से याद आ गया कि गांव में ज़्यादातर जब बरसात हो जाया करती थी और गुठलियाँ इधर उधर पड़ी हुई फूट जाया करती थी, जिनमें से कोपले और एक डंडी सी 3-4 पत्ते से कच्चे कच्चे हरे हरे रंगों के और थोड़े थोड़े से क्रिम्सन रेड इस तरह से, और वो 5-7-10 गुठलियाँ जैसे उगाई, उनमें से 1-2 का पेड़ भी बन गया और बाकी जो रह गई उसकी फिर हम लोग पत्थर पे ईंट पे घिसा के एक वो फूंक मारने वाला जो है ना एक यंत्र, फूकनी या पिपनी क्या बोलते हैं, वो बजाया करते थे। सो यस, मैंगो इज़ टू मच विद अस। मैं सागर खयामी की मैं नज़्म पढ़ता हूँ और ये सागर खयामी बहुत उम्दा एक शायर हुए हैं, बहुत ही मज़ाहिया कलाम करते थे, बहुत ही
मजाकिया भी, तंज भरा भी और बहुत ही सीरियस भी। मुझे शायद उनका एक याद है, अगर उनका ही एक वो शेर है कि एक आदमी चांदनी चौक में गया और उसने पूछा, मुझे वो शेर तो याद नहीं है बट मैं उसकी सेंस समझा देता हूँ, कि उसने जाके पूछा कुत्ते के खाने के बिस्कुट होंगे? तो जवाब मिला, दुकानदार ने कहा खाइएगा कि ले जाइएगा। सो ही वॉज सो फुल ऑफ ह्यूमर एंड ऑलवेज ही रोट समथिंग विच वॉज मेमोरेबल। ये सागर खयामी ने लिखा है आमों का सेहरा। जाहिर है सेहरे में तो कशीदे नहीं पढ़े जाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें ही जो है वो कही जाएंगी। और वो ये है कि जो आम में है वो लबे शीरी में नहीं रस। लबे शीरी, शीरी मिठास को कहते हैं, होठों में भी कहते हैं, वो रस नहीं है। सागर खयामी, जो आम में है वो लबे शीरी में नहीं रस, रेशों में है जो शेख की दाढ़ी से मुकद्दस। एक और आम की खूबसूरती ये होती है कि वो लफूसड़े वाला आम भी होता है, जिसके हर रेशे से आप जब तक वो रस न निकाल लें और जब तक उसको ऑलमोस्ट गंजा न कर दें लफूसड़े के अंदर से निकाल के। सो यहाँ वो शेख की दाढ़ी से इसको कंपेयर कर रहे हैं कि शेख की दाढ़ी से भी ज़्यादा मुकद्दस यानी पवित्र। जो आम में है वो लबे शीरी में नहीं रस, रेशों में है जो शेख की दाढ़ी से मुकद्दस। आते हैं नज़र आम तो जाते हैं बदन कस, लंगड़े भी चले आते हैं खाने को बनारस। लंगड़ा आम बनारस में होता है कि लंगड़े भी चले आते हैं खाने को बनारस। होठों में हसीनों के जो अमरस का मज़ा है, होठों में हसीनों के जो अमरस का मज़ा है, ये फल किसी आशिक की मोहब्बत का सिला है। ये फल किसी आशिक की मोहब्बत का सिला है। और ये देखिए नाम कितने गिनवाते हैं वो, कि आमद से दशहरी की है मंडी में दशहरा। दशहरे की आमद से मंडी में जैसे दशहरे का माहौल हो जाता है। आमद से दशहरी की है मंडी में दशहरा, हर आम नज़र आता है माशूक का चेहरा। हर आम नज़र आता है माशूक का चेहरा। एक रंग में हल्का है तो एक रंग में गहरा, एक रंग में हल्का है तो एक रंग में गहरा। कह डाला कसीदे के एवज आम का सहरा, कह डाला कसीदे के एवज आम का सहरा। खालिक को है मकसूद के मखलूक मजा ले, वो चीज़ बना दी है कि बुढ़ा भी चबा ले। वो चीज़ बना दी है कि बुढ़ा भी चबा ले। और फल कोई नहीं, फल कोई ज़माने में नहीं आम से बेहतर, करता है सना आम की गालिब सा सुखनवर। सुखनवर शायर को कहते हैं। फल कोई ज़माने में नहीं आम से बेहतर, करता है सना आम की गालिब का सा सुखनवर। इकबाल का एक शेर कसीदे के बराबर, छिलकों पा भिनक लेते हैं सागर से फटीचर। सागर अपने आप को खयामी जो है वो ये बोलते हैं कि वो लोग जो आमों का मज़ा पाए हुए हैं, वो लोग जो आमों का मज़ा पाए हुए हैं, बौराने से पहले ही वो बौराए हुए हैं। आम पे बौर भी आता है और बौर जब आता है तो आम का पेड़ जो है वो एक खूबसूरत गुलदस्ते की तरह से हो जाता है और बड़ी ही एक ख़ास किस्म की टिपिकल भीनी भीनी सी खुशबू फ़िज़ा में फैल जाती है और आप दूर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बोराया आम है। और अगर उन दिनों में आंधी चल जाए तो फिर बोर जो है वो ज़मीन पे गिर जाया करता है और उसकी फसल जो है आम की थोड़ा कम हो जाती है उस सीज़न में। सो वो लोग जो आमों का मज़ा पाए हुए हैं, बौराने से पहले ही वो बौराए हुए हैं। नफ़रत है जिसे आम से वो शख्स है बीमार, नफ़रत है जिसे आम से वो शख्स है बीमार। लेते हैं शक्कर आम से अक्सर लबो रुखसार, लेते हैं शक्कर आम से अक्सर लबो रुखसार। और आमों की बनावट में है मुजमर तेरा दीदार, आमों की बनावट में है मुजमर तेरा दीदार। बाजू में वो दशहरी से वो केरी से लबे यार, बाजू में वो दशहरी से वो केरी से लबे यार। हैं जाम ओ सुबू खुम कहाँ आँखों के मुशाबे, आँखें तो हैं बस आम की फाकों के मुशाबे। और क्या बात है आमों की हों देसी या विदेशी, क्या बात है आमों की
हो देशी या विदेशी, सुर्खी हो सरोली हो कि तुखमी हो कि कलमी, सुर्खे हों सरोली हों कि तुखमी हों कि कलमी, चौसे हों सफ़ेदे हों कि खजरी हों कि फजरी, चौसे हों सफ़ेदे हों कि खजरी हो कि फजरी, एक तरफा क़यामत है मगर आम दशहरी, एक तरफा क़यामत है मगर आम दशहरी। अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं टेस्ट की। मुझे चौसा ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको दशहरी आम जो है वो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा लंगड़े में थोड़ा तुरश टेस्ट हो जाता है, और इनकी जो स्किन है, वो जो छिलका है उसकी भी निराली अलग से बातें हैं। कई लंगड़े का जैसे बहुत ही बारीक पतला छिलका होता है, और दशहरी का थोड़ा मोटा होता है, और गधा आम का तो माशाल्लाह ज़ाहिर है गधे जैसा ही होता है, मोटी खाल। तो आम की वैरायटीज़ और आम की इतनी बड़ी इतनी ज़्यादा, सागर खयामी ने ये जिक्र किया। और ये आखिरी शेर जो है इसका नज़्म का, ये सुनिए कि फिरदौस में गंदुम के एवज़ आम जो खाते, आदम कभी जन्नत से निकाले नहीं जाते। फिरदौस में, जन्नत में, फिरदौस में गंदुम के एवज़ आम जो खाते, कि अगर गेहूं के बदले में आम अगर ना खाते तो आदम, जो एडम एंड ईव निकाले गए थे जन्नत से, उनको कभी निकाला ना गया होता। वो आम के इतने शौकीन थे कि गंदुम के, गेहूं के एवज़ में वो आम खाते थे। लेट मी सी हु ऑल हैव जॉइंड लेटली। संजीव अरोड़ा, सरिता, कांता सहारन, ऑल राइट। सरिता से लार गिरने को है बस। यस, दिस वाज intended in the talk session that it should be so very delectable that it forces the taste buds to secrete some kind of a saliva. Definitely लार तो टपकने को होगी ही। सेशन ही इस तरह का मीठा शीरी है, और जब आम की बात हो तो फिर ख़ास की बात क्यों हो, आम ही की बात हो। जाहिर है अब आखिर में वही मेरे दो कतात और एक मेल्टिंग फ्रोज़न ग्लो से छोटी छोटी दो पोएम्स कथा पेश कर रहा हूँ कि नहीं मिल पाए अपने आप से बहुत दिन बीते, नहीं मिल पाए अपने आप से बहुत दिन बीते, नहीं भर पाए वो कुछ पल रीते बहुत दिन बीते, नहीं भर पाए वो कुछ पल रीते बहुत दिन बीते, बहुत दिन बीते कि वक्त ठिठका सा ठहरा ही रहा, बहुत दिन बीते कि वक्त ठिठका सा ठहरा ही रहा, नहीं संभले वो पल कुछ ठहरे से बहुत दिन बीते, नहीं संभले वो कुछ पल ठहरे से बहुत दिन बीते। और कथा पेश कर रहा हूं कि कभी हाथों को इनके जालिमों ने भी मरोड़ा है, कभी हाथों को इनके जालिमों ने भी मरोड़ा है, कभी इनके भरम को आम इंसानों ने भी तोड़ा है, कभी इनके भरम को आम इंसानों ने भी तोड़ा है, खुदाया देर ना करना कभी बख्शिश देने में। खुदाया, ये आजकल की जनरेशन के ऊपर जिनमें थोड़ी सी एम्बिशन बहुत ज़्यादा है, बड़ा कट थ्रोट कंपटीशन है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है, और मार्क्स पे मार्क्स लेने की होड़ है, और मार्क्स कम आते हैं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। सो इस जनरेशन के ऊपर थोड़ा सा तंजिया, सैटिरिकल एक कटाक्ष कह लीजिए या एक काउंसलिंग कह लीजिए, वो इस कथा में मैंने रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की है। कभी हाथों को इनके जालिमों ने भी मरोड़ा है, कभी इनके भरम को आम इंसानों ने भी तोड़ा है, खुदाया देर मत करना कभी बख्शिश देने में, ये बच्चे आजकल के हैं इनमें सब्र थोड़ा है, ये बच्चे आजकल के हैं इनमें सब्र थोड़ा है। एंड वेरी लिटिल स्मॉल पोएम्स फ्रॉम माय ओन खजुराहो। कल हमने हिल लवर की बात की थी, और आज करेंगे डीप रूटेड। द टाइटल द पोएम इज डीप रूटेड। टू चेंज टाइम may not need much time.
To change time may not need much time. To change mores, customs, and conventions deep rooted in a community or society, or of people and their habits, time must strike and mores must yield. Time must strike and mores must yield. जो वक्तन हमारे वक्ती तौर पे हमारे साथ चीज़ें हैं और जो जो कस्टम्स जो हमारे ट्रेडिशंस हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, समय भी चेंज हो जाता है. ओनली थिंग इज़ दैट time has to strike and other things, mores, manners, traditions, they too have to yield to the newer dimensions of cohabiting. Human avian जैसे पंख लग गए हों किसी मनुष्य को. Lovely pigeons too outside my bed chamber window. मैं अक्सर पक्षियों से, पेड़ पौधों से, जानवरों से, इनसे बातें करता रहता हूँ, वही लिखता पढ़ता भी रहता हूँ. प्रिंसिपल भूपेंद्र सर says craze for marks is obsession. You are right. सबर थोड़ा है. Yes sir. Most customs and traditions should be deep rooted. Yes, true. Lovely pigeons too outside my bed chamber window. I often see lovely pigeons too with small heads and short legs. And their cooing voice, that's nature's harmony. These birds ruffle their feathers. Seeing them there, I exclaim how human-like they are. These birds ruffle their feathers. आपस में भी लड़ते हैं. They ruffle their feathers. And what I ponder is how human-like they are. Another small one is moment gone. Moment gone. Different it is, none can appropriate them. Different it is, none can appropriate them. With all bounties and blessings they are blessed. With all bounties and blessings they are blessed. Pray, life ahead moves on at its usual pace, like all days and nights that have as in the yo. जैसे पहले होता था वही आजकल चल रहा है. मोमेंट चले जाते हैं, आते हैं, टिक टॉक चलता रहता है. आज के सेशन में इतना ही. उषा पांडे जी आप काफ़ी लेट आई हैं. स्टिल यू कैन वॉच इट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. इट्स ऑल अवेलेबल ऑन राइटर कॉप पेज, एज ऑल्सो इट विल बी शेयर्ड ऑन माई फेसबुक पेज. मुझे अच्छा लगता है अगर कोई आप टॉपिक सुझाते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये सेशन जो है वो काफ़ी सार्थक रहता है. बहुत से लोग इसके साथ जुड़ते हैं. आप जो यहाँ अभी दिखाई दे रहे हैं उन लोगों के अलावा इसकी रीच 5-7 हज़ार लोगों के बीच तक हो जाती है जो मुझे कन्वे होती है. एंड इट इज़ वेरी हार्टनिंग टू be interacting with you all, and it is very refreshing even for me to be thinking about something to deliberate upon and to plan my session and to reinforce my own feelings, especially nostalgic feelings, especially those feelings which have been relegated to the past, so very remote past that it's very difficult to fathom them or exhume them from that particular graveyard of memories. Thank you very much. Enjoy your day till tomorrow 12 noon. This was Talk Show. Bye-bye.